हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का ज्ञान सागर क्लासेस में। ज्ञान सागर क्लासेस स्टूडेंट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सीएमए स्पेसिफिक फाउंडेशन, इंटर फाइनल के साथ साथ कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी भी देखने को मिलती है। यानी आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन फाउंडेशन से लेकर के प्लेसमेंट तक की रहती है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के हमारे इस वीडियो सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं जो हमारा अभी जून 2026 का पेपर हुआ है सीएमए एग्जाम का। उसमें सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 14 स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि एसएफएम का मैं डिटेल सॉल्यूशन आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए स्टूडेंट, एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में अगर अपन बात करें तो वो एग्जाम डे वाले दिन ही हम सॉल्व कर लेते हैं और वहां पर डिस्कस कर लेते हैं। अब आज के इस सेशन के अंदर मैं सारे डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बातचीत करूंगा, सबके डिटेल आंसर्स के बारे में आपके सामने बातचीत करूंगा। स्टूडेंट, ज्ञान सागर क्लासेस का आपको रिजल्ट्स, यहाँ के प्लेसमेंट्स, यहाँ के आपको और भी सारी इंफॉर्मेशन कि हम क्लासेस कैसे प्रोवाइड करते हैं, सारी डिटेल जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.gyansagarclasses.com को विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर जाकर के हमारे रिजल्ट्स को, हमारी सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करते हैं और क्यों नॉर्थ इंडिया का हमारा बेस्ट रिजल्ट रहता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, आज के सेशन के अंदर स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हमारा सोल्यूशन पार्ट देखिए। हमारा ये जो फाइनल एग्जामिनेशन जून 2026 का जो पेपर हुआ था, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस को तो स्टूडेंट्स में डिस्कस कर ही चुका हूं। अब आपके सामने डिटेल सोल्यूशन के बारे में मैं बातचीत करूंगा। तो देखिएगा, सेक्शन बी का जो ये 2A है, यहां से हम शुरू करते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन अपना 2A का जो पार्ट है वो है ये हमारा जो है कैपिटल बजटिंग से सवाल आया था। बहुत ही आसान सवाल है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे सीएम इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में भी दे रखा है, तो आप वहां से भी इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कौन सा सवाल था ये। जैसे पॉकेट वीडियो गेम का 600 करोड़ लाख का इन्वेस्टमेंट को लेकर के क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में दे रखा है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर ये सवाल पूछा गया है। चलिए देखेंगे अब। RSC Limited, an existing manufacturing company, evaluating a proposal to undertake a new project for the manufacture of pocket video game. The project required an initial capital expenditure 750 lakh on fixed assets and additional 180 lakh towards the working capital at the commencement of the project. तो वहां यहाँ 750 लाख का इन्वेस्टमेंट है और वर्किंग कैपिटल एज अ कैश आपको 180 लाख रुपए का मेंटेन करना है। द प्लांट हैज एन इंस्टॉल कैपेसिटी 15 लाख यूनिट्स पर एनम का मतलब वो 15 लाख यूनिट्स एक साल में बना सकती है। हाउएवर द एक्सपेक्टेड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग द 6 year लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट विल वेरी with the utilization at 40% in the first year, 70% in second year and 90% in third year और 100% from the fourth year onwards। तो जो पहले 3 साल के अंदर यूटिलाइजेशन है वो कम है और 4 year ऑनवर्ड्स यानी 4th, 5th और 6th ईयर में जो आपका यूटिलाइजेशन है वो 100% यूटिलाइजेशन है, मतलब 15 लाख यूनिट्स पूरे कंप्लीट मैन्युफैक्चर आप करेंगे। द प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 220 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेचा जाएगा। यील्डिंग अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो 50% है। द एनुअल फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आर एस्टिमेटेड 300 लाख इन फर्स्ट ईयर, 420 लाख इन सेकंड ईयर, 550 लाख पर एनम फ्रॉम द थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आपकी फिक्स कॉस्ट लगेगी। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स विल बी चार्ज एट 30% ऑन डब्ल्यूडीवी मेथड फॉर टैक्स पर्पस, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। द एप्लीकेबल कॉर्पोरेट टैक्स रेट 40% एंड एस्टिमेटेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल 120 लाख विल बी रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। देखिए इनिशियल वर्किंग कैपिटल 180 लाख का था, थर्ड ईयर के एंड पर आपको 120 लाख का वर्किंग कैपिटल और रिक्वायर्ड बताया हुआ है। At the end of the project life, the fixed assets are expected to realize a salvage value equivalent to 12% of the original cost, and any fund invested in working capital are assumed to be recouped in full upon completion of the project. तो फिक्स्ड असेट्स का जो 750 लाख का इन्वेस्टमेंट था उसका 12% रियलाइजेशन है और जो करंट असेट्स के अंदर आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो 100% आपको रिकवर होगा। फॉर द पर्पस ऑफ द एनालिसिस एनी बैलेंसिंग चार्ज प्रोविजन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट में बी इग्नोर्ड। द कंपनी हैज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% दे रखा है और 15% की डिस्काउंटिंग रेट से 6 साल का पीवी फैक्टर गिवन है। असेस करना है एनुअल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज के बारे में, यानी इनफ्लो आउटफ्लो के बारे में बात कर रहे हैं, और एनपीवी निकालनी है। एडवाइस करना है वेदर द प्रपोजल इज वाइबल टू कंपनी और नॉट। अगर एनपीवी आपकी पॉजिटिव आती है तो प्रोजेक्ट वाइबल होगा, अदरवाइज नहीं। चलिए अब इसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मैंने यहाँ पर बनाया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो की कैलकुलेशन आप बनाएंगे। तो देखिए परचेज प्राइस 750 लाख की, वर्किंग कैपिटल 180 लाख का इनिशियली लग रहा है और 120 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल ईयर थर्ड पे लगेगा, तो थर्ड ईयर का पीवी फैक्टर ले लेना है।
देखिए यहाँ पे पीवी फैक्टर थर्ड ईयर का दे रखा है 0.658, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, अकॉर्डिंगली मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकल करके आ गया। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लोज निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पर बात करी साहब, आपकी प्लांट कैपेसिटी यहाँ पर दे रखी है 15 लाख यूनिट की। 15 लाख यूनिट की प्लांट कैपेसिटी गिवन है। हाँ जी, 15 लाख की प्लांट कैपेसिटी आपको गिवन है, और इसमें जो यूटिलाइजेशन है पहले साल 40% है, फिर 70 है, फिर 90 है। तो अकॉर्डिंगली मैंने पहले साल कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर। ये आपके पास वैल्यू आ गई 6 लाख, 10.5 लाख और 13.5 लाख। और 4 ईयर ऑनवर्ड्स ये आपको कह रहे हैं कि 100% यूटिलाइजेशन है 4th ईयर ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पर आपके 15 15 15 लाख का प्रोडक्शन आपको दे रखा है। इसके बाद हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस, आपको दे रखी है 220 रुपए पर यूनिट। तो ये आपको सेलिंग प्राइस 220 रुपए की दे रखी है। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो 50% का गिवन है, तो अकॉर्डिंगली मैंने कंट्रीब्यूशन 110 का कंसीडर कर लिया। अब मैंने इसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, और टोटल कंट्रीब्यूशन में बताया तो इन लाख में ये हमने कैलकुलेट किया है। तो ये आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब इसमें से फिक्स कॉस्ट आपको सवाल में दे रखी है, देखो 300, 420, 550, 300, 420, 550 ऑनवर्ड्स आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है। और डेप्रिसिएशन जो आपका लगेगा वो यहाँ पर स्टूडेंट्स रेट आपको दे रखी है 30% डब्ल्यूडीवी की। तो जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 750 लाख का है फिक्स असेट्स के अंदर, जो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि वर्किंग कैपिटल के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन आपने 750 लाख का 30% निकाला, डब्ल्यूडीवी बेसिस पर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स लेस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब इसमें आप डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे तो एनुअल कैश इनफ्लो आ गया, हर साल के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ गए। अब उसको आप टोटल सबको जोड़ लेंगे तो 2070.514 का टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ गए। इसके बाद हम बात करते हैं टर्मिनल कैश इनफ्लोज की। टर्मिनल कैश इनफ्लो में स्टूडेंट साल्वेज वैल्यू के बारे में यहां बोला गया है कि आपको 12% जो है वो फिक्स असेट्स का आपको साल्वेज वैल्यू मिलेगा। तो हमारे पास 750 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, जिसका अगर हम 12% निकालेंगे तो 90 लाख आएगा। और वर्किंग कैपिटल के तौर पे 180 इनिशियल डाले थे और 120 आपने ईयर थर्ड पे डाले थे, तो 300 लाख का आपको वर्किंग कैपिटल रिलीज हो जाएगा। इस प्रकार से टोटल टर्मिनल वैल्यू मिली, आखिरी साल के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो आखिरी साल के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, तो ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश इनफ्लो आ गया। एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए स्टेप नंबर 2 से पैसा आएगा, स्टेप नंबर 3 से पैसा आएगा, स्टेप नंबर 1 से पैसा जाएगा, तो अकॉर्डिंगली एनपीवी हमने कैलकुलेट कर ली। देखिए स्टूडेंट, एनपीवी यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है, तो हमारे लिए प्रोजेक्ट वाइबल है, यानी हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलिए, मेरी बात आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्लियर हो गई। अब इसके बाद आते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, अब सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट आपको जो है यहाँ पर लीजिंग से दे रखा है। लीजिंग से हमारा सेकंड क्वेश्चन आया था, और क्या है, बहुत ही आसान सवाल एग्जाम में पूछा गया था, बिल्कुल आसान सवाल है ये। Ronex Limited is evaluating leasing pricing for high-end industrial machine. The company provide the following detail. Investment cost आपको 2 करोड़ की दे रखी है, लीज टर्म 4 साल की, रेजिडुअल वैल्यू निल है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 16% है। Ronex Limited considering two different lease rental structure, पहला है deferred lease rental, no rental in the first year, equal rental in the last 3 years. 4 साल के पीरियड में डेफर करने का मतलब है बाद में देना, तो पहले साल कोई रेंटल नहीं लगेगा, दूसरे, तीसरे और चौथे साल लीज रेंटल लगेगा। और बलून प्लान के अंदर बोलते हैं फिक्स्ड 20 लाख रुपए का रेंट फर्स्ट 2 इयर्स में देना है, हायर रेंट इन लास्ट 2 इयर्स। फिक्स्ड 20 लाख इन द फर्स्ट 2 इयर्स, हायर रेंट इन द लास्ट 2 इयर्स, और लास्ट 2 इयर्स में हायर साइड पे रेंट आपको देना है। कितना देना है उसको आपको एक्स मान लेना है। इसके बाद आपको आगे की बात बोलता है, डिस्काउंटिंग रेट आपको सवाल में गिवन है। असेस एनुअल लीज रेंटल फॉर ईच स्ट्रक्चर में कितना होगा ये निकालना है, और एडवाइस करना है विच स्ट्रक्चर इज सूटेबल इफ इनिशियल कैश आउटफ्लो इज अनसर्टेन और नॉट फिक्स्ड। चलिए सबसे पहले एनुअल लीज रेंटल निकालते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमने बात करी डेफर्ड प्लान में नो रेंटल इन फर्स्ट ईयर एंड इक्वल रेंटल इन लास्ट 3 इयर्स। तो लास्ट 3 इयर्स में जो एनुअल लीज रेंटल है उसको मैंने एक्स मान लिया, पहले साल कुछ नहीं है, बाद के 2 3 4 साल में एक्स मान लिया, डिस्काउंटिंग रेट आपको दे रखी है, मल्टीप्लाई करके मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज बराबर किसके होगा, आउटफ्लोज के, तो ये हो गया 1.936, और ये बराबर किसके हो गया, 2 करोड़ के। तो इस प्रकार से एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली 1,03,30,589, और ये आपका इक्वल लीज रेंटल का अमाउंट आ गया, यानी ब्रेक जो लीज रेंटल आपको कैलकुलेट करना था।
इसके अलावा बलून प्लान में बोला गया था पहले 2 साल 20-20 लाख रुपए का रेंट है और हायर साइड पे जो है वो अगले 2 साल में है, तो अगले 2 साल को मैंने एक्स मान लिया। पी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गई और इसको आउटफ्लो 2 करोड़ के इक्वल रख करके मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो ये 1,40,73,764 रुपए का लीज रेंटल आ गया। अब आपसे आखिरी सवाल क्या पूछा गया था कि आपको ये बोला गया था एनुअल लीज रेंटल फॉर ईच स्ट्रक्चर निकालना, निकाल लिया। विच स्ट्रक्चर इज सूटेबल, इनिशियल कैश फ्लो इज अनसर्टेन और नॉट फिक्स्ड। इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर आपको नहीं दे रखा तो कौन सा सूटेबल है। इफ द इनिशियल कैश फ्लो इज अनसर्टेन और नॉट फिक्स्ड, द डेफर्ड लीज रेंटल स्ट्रक्चर इज जनरली मोर सूटेबल बिकॉज नो पेमेंट इज रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट ईयर, अलाउ टाइम फॉर द प्रोजेक्ट टू स्टेबलाइज और जनरेट कैश फ्लोज। देखिए मैंने यहाँ पर क्या बात कही कि डेफर्ड प्लान सूटेबल क्यों होता है। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो जरूरी नहीं कि पहले साल से आप हैंडसम कैश इनफ्लोज जनरेट करें, तो लीज रेंटल पहले साल न देना पड़े तो बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है, बिजनेस स्टेबल होने में समय लेता है और फिर दूसरे तीसरे साल से आप रेंट अगर देंगे तो आपके लिए आसान पड़ेगा क्योंकि आपका तब तक रेवेन्यू जनरेशन मोड आ चुका होगा बिजनेस में, इसीलिए हमको ये प्रेफर करना है। तो ये क्वेश्चन आपको मेरा समझ में आ गया होगा, बात कंप्लीट हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके बारे में अपन बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब आगे की बात करते हैं अपन। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट में आपको आगे बात कर रहा हूं। ये है स्टार्टो वियर लिमिटेड, अ कंपनी engage in developing smart wearable technology, is evaluating two mutually exclusive project X and project Y. Each project require initial investment 30 लाख रुपए and has life 3 साल की आपको लाइफ दे रखी है। The cash flows of both projects are influenced by two independent factors, namely market demand, high or low, and technological performance, efficient or inefficient. The joint probability of high demand with efficient performance is 0.30, high demand with inefficient performance 0.20, low demand with efficient performance 0.25, and low demand with inefficient performance 0.25. देखिए यहाँ पर जो मार्केट की डिमांड है और टेक्नोलॉजिकल परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात कर रहा है ये। देखो यहाँ बोला गया है कि द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई डिमांड विद इफिशिएंट परफॉर्मेंस, हाई डिमांड विद इफिशिएंट परफॉर्मेंस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.30। इसी प्रकार हाई डिमांड विद इनइफिशिएंट परफॉर्मेंस, इसकी दे रखी है आपको प्रोबेबिलिटी 0.20। लो डिमांड विद इफिशिएंट परफॉर्मेंस, लो डिमांड विद इफिशिएंट परफॉर्मेंस की प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको 0.25 एंड लो डिमांड विद इनइफिशिएंट परफॉर्मेंस की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.25। corresponding annual cash flow under each combination are as follows, तो प्रोजेक्ट एक्स और वाई के दे रखे हैं आपको। इसके बाद देखो आगे की बात क्या बोलता है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई आपको गिवन है। बेस्ड ऑन द रिस्क प्रोफाइल द अप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11% ऑफ प्रोजेक्ट एक्स एंड 14% फॉर प्रोजेक्ट वाई। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 11% की रेट से 3 साल का क्यूमुलेटिव दे रखा है, 14% की रेट से 3 साल का क्यूमुलेटिव दे रखा है। द मैनेजमेंट इज रिस्क एवर्स एंड एम टू सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट दैट ऑफर एन ऑप्टिमम बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। असेस द एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो ऑफ प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई का आपको निकालना है, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो आपको कैलकुलेट करना है, पहली बात। दूसरी बात, एनालाइज करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच कैश इनफ्लोस यूजिंग द गिवन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कंसीडर करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तीसरा पॉइंट आपको एनपीवी निकालना है। चौथा पॉइंट आपको विच प्रोजेक्ट स्टार्ट टू वियर लिमिटेड शुड बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द रिस्क एंड रिटर्न के आधार बताना है, दोनों में से कौन सा एक्स और वाई में से प्रोजेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। बता दूं स्टूडेंट, बिल्कुल आसान सवाल आपसे ये पूछा गया था। चलिए अब अपन बातचीत कर लेते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करना है। देखिए अपना ये जो रिस्क एनालिसिस वाला चैप्टर है कैपिटल बजटिंग में, उसी से ये सवाल पूछा गया था। तो देखिए, हाँ जी, देखिए सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज की कैलकुलेशन बनाएंगे स्टूडेंट्स। देखिए आपको यहाँ पर कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या क्या, 18 लाख, 14 लाख, 12 लाख और 8 लाख। 18 लाख, 14 लाख, 12 लाख और 8 लाख। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, मल्टीप्लाई करके आपने एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया। इसके बाद प्रोजेक्ट वाई के लिए भी आपने ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज निकाल लिए। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। उसके बाद यहां बोला गया स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं, तो आप निकालते कैसे हैं,
स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 करके निकालते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को मीन से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मीन वैल्यू तो आपने 13,20,000 की निकाली ली, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है, मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। इसके बाद नेक्स्ट आपसे बोला गया है एनपीवी निकालो। एनपीवी निकालने के लिए आपको कैश इनफ्लोज हर साल के दे रखे हैं और 11% की रेट से 3 साल का क्यूमुलेटिव पी फैक्टर दे रखा है, मल्टीप्लाई करके टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकाल लिया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 30 लाख का लेस करेंगे तो एनपीवी आ गई। इसी प्रकार प्रोजेक्ट वाई में एनुअल कैश इनफ्लो को 14% की रेट से 3 साल के क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गई। इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेस करेंगे तो आपकी एनपीवी आ गई। अब एनपीवी कौन से केस में ज्यादा आ रही है, प्रोजेक्ट एक्स के केस में ज्यादा आ रही है, तो प्रोजेक्ट एक्स जो है वो हमारा वाइबल प्रोजेक्ट कहलाएगा। अब इसके बाद देखें हमारी रिकमेंडेशन में क्या बोला गया, व्हेन कंपेयरिंग द टू ऑप्शंस प्रोजेक्ट एक्स प्रोवाइड हायर एनपीवी compared to project Y, indicating a better return on investment. Furthermore, project X has lower standard deviation and lower coefficient of variation, indicates significantly less risk. तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी लो हो जाने की वजह से हमारा प्रोजेक्ट एक्स ही बेटर माना जाएगा। तो बिकॉज द मैनेजमेंट इज एक्सप्लिसिटली रिस्क एवर्स एंड सीक ऑन ऑप्टिमम बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, प्रोजेक्ट एक्स इज द सुपीरियर चॉइस। तो यह है सुपीरियर चॉइस एज ए डोमिनेट प्रोजेक्ट वाई बाय ऑफरिंग बोथ लोअर रिस्क एंड ओवरऑल वैल्यू। तो यहां पर रिस्क और रिटर्न दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स प्रोजेक्ट आपके लिए बढ़िया है, तो हम इसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सिंपल सा था जो हमने कर लिया। इसके बाद स्टूडेंट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका बी पॉइंट। बी क्वेश्चन जो है ये हमारा डिविडेंड सॉरी ये इक्विटी वैल्यूएशन का सवाल हमको दे रखा है, तो हम इस इक्विटी वैल्यूएशन के क्वेश्चन को करेंगे। चलिए स्टूडेंट अब आप आगे बढ़ते हैं। देखिए इक्विटी वैल्यूएशन के अंदर अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, जेनिथ सिस्टम लिमिटेड हैज रिसेंटली पेड अ डिविडेंड 3 रुपए 60 पैसे पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड पे करते हैं। द कंपनी फॉलो पॉलिसी ऑफ रिटेनिंग 40% ऑफ इट्स अर्निंग रिटेन्ड करते हैं, बाकी 60% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड हैज अ रिटर्न ऑन इक्विटी 15% दे रखा है। Due to expansion plan, the company expect dividend to grow at 12% per annum for the next 2 years, after which will growth rate will stabilized based on its retention policy. The required rate of return on equity shareholder 12% and current earning per share of the company 6 रुपए and shares of comparable companies are trading on average PE ratio 14%। देखिए हमारे पास जो स्टेबल ग्रोथ पीरियड एक्सपेक्टेड ग्रोथ पीरियड है वो 2 साल का दे रखा है और उसके बाद स्टेबलाइज ग्रोथ पीरियड जो है वो इसके बाद है। अच्छा कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है और करंट अर्निंग पर शेयर आपको दे रखा है। इसके अलावा पी रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, 12% और 15% की रेट से डिस्काउंटिंग पी फैक्टर की वैल्यू गिवन है। असेस द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर यूजिंग द मल्टी स्टेज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल आपको निकालना है और एनालाइज करना है करंट मार्केट प्राइस कंपनी के शेयर को। तो कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपनी के करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करके आपको बताना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिएगा। अब मेरी बात को सुने, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को कैसे बात करते हैं अपन। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गिवन क्या है उसको लिखते हैं। देखो करंट डिविडेंड 3 रुपए 60 पैसे का दे रहे हैं, रिटेंशन रेशियो आपको 40% का दे रखा है, रिटर्न ऑन इक्विटी आपको गिवन है। कंपनी की ग्रोथ रेट जो है वो नेक्स्ट 2 ईयर्स में 12% की है, ये 12% की ग्रोथ रेट नेक्स्ट 2 ईयर्स में आपको दे रखी है। और आफ्टर दैट जो ग्रोथ है वो स्टेबलाइज हो जाएगी और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 12% है, उसकी डिस्काउंटिंग रेट गिवन है। कंपनी की अर्निंग पर शेयर दे रखा है और पीई रेशियो कंपनी का दे रखा है। सबसे पहले हम इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर यूजिंग द मल्टी स्टेज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से हम निकालेंगे। चलिए कैसे करेंगे, देखो मैंने बात करी साहब रिटेंशन आपको दे रखा है 0.50। अच्छा आप ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं, ग्रोथ रेट निकालते हैं बी इंटू आर। तो बी रिटेंशन है 0.40 और रिटर्न है 0.50 का, अकॉर्डिंगली ग्रोथ रेट आपने निकाली 6% की। तो स्टेबल ग्रोथ रेट ये आफ्टर 2 ईयर्स निकाली क्योंकि पहले 2 साल की ग्रोथ तो सवाल में दे रखी है। तो मैंने सबसे पहले बात करी कि पहले साल के अंत में डिविडेंड कितना मिलेगा, तो लास्ट ईयर डिविडेंड में आपने 12% की ग्रोथ कर दी। देखो कैसे, लास्ट ईयर के डिविडेंड में आपने 12% की ग्रोथ करी है, यानी कि आपने पहले 2 साल में 12% की ग्रोथ दे रखी है ना, यहाँ पर 12% ग्रोथ दे रखी है। तो डिविडेंड 3 रुपए 60 पैसे में
आपने 12% की ग्रोथ करी तो ये वैल्यू आ गई। फिर इसमें अगेन आपने 12% की ग्रोथ करी तो अगले साल का डिविडेंड आ गया, दूसरे साल का। अच्छा, तीसरे साल का ग्रोथ निकालने के लिए आपने स्टेबलाइज ग्रोथ पीरियड में ग्रोथ रेट निकाली थी बी इंटू आर करके 6%। अकॉर्डिंगली आपने इस डिविडेंड के अंदर 6% की ग्रोथ कर ली। चलिए, उसके बाद टोटल मार्केट वैल्यू कितनी होगी, तो ये आपने टर्मिनल वैल्यू का फॉर्मूला लगा दिया। आखिरी डिविडेंड जो दे रखा है वो, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले साल डिविडेंड का अमाउंट कितना है, दूसरे साल कितना है, और थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स कितनी वैल्यू है वो आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। हर साल के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले साल दूसरे साल, या दूसरे साल के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। इस प्रकार से टोटल प्रेजेंट वैल्यू आपके पास आ गई। तो इंट्रिंसिक वैल्यू आई 70.78, ये आ गई इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। अच्छा, अब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर को करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करेंगे, तो पी रेशियो बराबर होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस। ईपीएस स्टूडेंट दे रखा है 6 रुपए और पी रेशियो दे रखा है 14, तो मार्केट प्राइस आपने निकाल ली 84। तो उस शेयर की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो 84 रुपए है, जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू आपके हिसाब से 70 रुपए होनी चाहिए। तो ज्यादा चल रही है, मतलब ये ओवर वैल्यूड है, एक टाइम के बाद ये मार्केट में नीचे आएगी। तो अभी हमको अवॉइड करना चाहिए, अवॉइडिंग अ परचेस और सेलिंग ऑफ द स्टॉक, यानी कुछ नहीं करना चाहिए। समझ में आ गई बात आपको मेरी? तो परचेसिंग को अवॉइड कर। हालांकि अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो आप इसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये हायर मार्केट प्राइस पर बिक रहा है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अपन आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है ग्रीन, ये जो अपना है बॉन्ड वैल्यूएशन का सवाल दे रखा है। तो ये क्वेश्चन अपने पास यहां पर मैंने बना रखा है, देखो। अगला है ग्रीन वॉल्ट पावर लिमिटेड इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ कॉर्पोरेट बॉन्ड विथ अ फेस वैल्यू 1000 कैरिंग अ कूपन रेट 9% पर एनम पेबल एनुअली। द बॉन्ड हैज अ मैच्योरिटी ऑफ 6 ईयर विद रिडम्पशन वैल्यू 1060। द इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रिटर्न 12% विद बॉन्ड करंट मार्केट यील्ड टू मैच्योरिटी 10% पर एनम। गिवन पीवी फैक्टर 5% की रेट से 4, 6, 8, 12 इस प्रकार से आपको क्यूमुलेटिव पी फैक्टर गिवन है। असेस करना है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड इफ इट होल्ड्स एट मैच्योरिटी। असेस करना है करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड। एनालाइज करना है इंट्रिंसिक वैल्यू विद द मार्केट प्राइस टू डिटरमाइन वेदर द बॉन्ड इज अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड विद द इन्वेस्टर परस्पेक्टिव। चलिए, सबसे पहले बॉन्ड वैल्यूएशन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन क्या है उसको बताते हैं। तो देखो, फेस वैल्यू आपको दे रखा है 1000 रुपए का। देखो, 1000 रुपए का फिक्स वैल्यू है, 9% का कूपन रेट दे रखा है, तो मैंने यहाँ पर 90 रुपए का इंटरेस्ट निकाल लिया। मेच्योरिटी पीरियड आपको स्टूडेंट दे रखा है 6 साल का, तो ये मैंने 6 साल लिख लिया। रिडम्पशन वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 1060 की, वो मैंने लिख दी। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखी है 12%, और करंट मार्केट यानी वाईटीएम आपको दे रखा है 10% का, यानी इल टू मैच्योरिटी। अब कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपको बनाना है। तो डिस्काउंटिंग रेट 12% की रेट से अगर हम बात करते हैं, तो हर साल के 6 साल का क्यूमुलेटिव पी फैक्टर आपको दे रखा है और छठे साल का पी फैक्टर दे रखा है। तो अब जो यहाँ पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो 90 रुपए आपने जो बनाई थी, वो 90 रुपए को 6 साल के क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। रिडम्पशन वैल्यू आप 6 साल के बाद 1060 रुपए मिलेंगे, तो आखिरी साल के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू निकल के आ गई। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ करंट मार्केट प्राइस, यानी कि हमने इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर निकाली। क्या निकाली? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। अब करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे? करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड। तो इसके लिए हमने डिस्काउंट रेट वाईटीएम की 10% दे रखी है। तो एनुअल कैश फ्लो जो भी है 90 रुपए, उसको 10% की रेट से 6 साल के क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और आखिरी साल के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू आ गई 990.338 रुपए। चलिए, अच्छा, ये बात मैंने कर ली, इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल ली, करंट मार्केट प्राइस निकाल ली। अब एनालाइज करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू विद मार्केट प्राइस टू डिटरमाइन वेदर द बॉन्ड अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड, ये देखना है हमको। तो इंट्रिंसिक वैल्यू हमने निकाली, मार्केट प्राइस ज्यादा चल रही है, तो इसका मतलब आपकी वैल्यू कम आएगी। सिंस द मार्केट प्राइस ज्यादा है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू व्हाट द इन्वेस्टर विलिंग टू पे to achieve a 12% return, the bond is overvalued from the investor perspective. The investor should not purchase the bond. देखिए, इसका मतलब क्या है? ओवर वैल्यूएशन का मतलब मार्केट में बॉन्ड की वैल्यू 990 रुपए चल रही है, और इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से 907 रुपए होनी चाहिए। तो ज्यादा चल रही है मतलब भविष्य में कम होगी। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी परचेस नहीं करना, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन है। एक टाइम बाद जब ये कम आएगा आपके हिसाब से, तब आप इसको परचेस करेंगे। तो अभी आपको बॉन्ड को परचेस नहीं करना, आपको शांत बैठना है। चलिए, मेरी बात समझ में आ गई, सभी को क्लियर है? नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। अब फोर्थ का ए पार्ट बॉन्ड वैल्यूएशन का खत्म होने के बाद नेक्स्ट बात करूंगा फोर्थ का बी पॉइंट, जो आपका
एनएवी की कैलकुलेशन को लेकर के बात है, इसका मतलब ये म्यूचुअल फंड से सवाल दे रखा है। चलिए पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मैसर्स किंतु अ हाई नेट ग्रोथ नेटवर्थ इन्वेस्टर has invested in two mutual fund scheme, growth fund and dynamic fund. While receiving his portfolio, he observed that both funds have shown significant changes in their net asset value over the past year. However, he is concerned about evaluating their performance on a risk adjusted basis rather than relying only on absolute return. Growth fund follow a conservative investment strategy with lower volatility, whereas dynamic fund adopt an aggressive strategy with a higher exposure to market risk. देखो ग्रोथ फंड एक है, एक डायनामिक फंड है। तो ग्रोथ फंड जो है वो लोअर वोलेटिलिटी वाला है और ये जो है वो हायर एक्सपोजर टू मार्केट रिस्क स्ट्रेटेजी वाला है। रिस्क ट्रेजरी बिल रेट इंटरेस्ट की दे रखी है 6% की गिवन है। और फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है, एनएवी एट बिगिनिंग आपको दोनों का दे रखा है, एनएवी एट दी एंड आपको दोनों का दे रखा है, डिविडेंड पर यूनिट दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, बीटा दे रखा है। असेस द रिटर्न जनरेटेड बाय ईच फंड कितना रिटर्न जनरेट करके दे रहा है ये निकालना है। एक तो रिटर्न निकालना है, दूसरा हमको शार्प रेशियो निकालना है दोनों का, तीसरा टेन्योर रेशियो निकालना है। इसके अलावा आपको प्रेफर कौन सा है शार्प टेन्योर के आधार पे ये आपको एडवाइस करना है। ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले सॉरी हाँ जी, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो इन्फॉर्मेशन गिवन क्या है, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 6% आपको ऊपर दे ही रखी है। कहाँ दे रखी है, देखो ये दे रखी है, ये दे रखी है 6% की इंटरेस्ट रेट। अब ये इन्फॉर्मेशन गिवन को मैंने टेबल पे रख लिया। इसके बाद अब सबसे पहले हम रिटर्न जनरेटेड निकालते हैं। तो मैंने बात करी ग्रोथ फंड के केस में एनएवी एट द एंड और बिगिनिंग में 8 का डिफरेंस है, तो 8 का डिफरेंस है, 2 रुपए का मुझे डिविडेंड मिल रहा है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50 का है, तो परसेंटेज टर्म में 20% का रिटर्न हो गया। डायनामिक फंड के अंदर भी सेम इसी तरीके से बात करी, 40 और 52 के बीच का डिफरेंस हो गया, प्लस 3.40 इंटू 100 किया, तो ये परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न आ गया। अब हम आगे की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच फंड यूजिंग द शार्प रेशियो निकालना है। तो शार्प रेशियो में रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। तो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो यहाँ पे सवाल में आपको सवाल में कितना दे रखा है, जो अभी ये निकाला आपने, कितना निकाला 20%, रिस्क फ्री रेट है 6%, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दे रखा है, देखो 8 का दे रखा है, तो आपने डिवाइड दे दिया और ये आपके पास शार्प रेशियो से निकल के आ गया। डायनामिक फंड में शार्प रेशियो 2.25 है, तो जिसका शार्प रेशियो बेहतर होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पर एक्चुअल रिटर्न के आधार पे भी आपका डायनामिक फंड बढ़िया है, शार्प रेशियो के आधार पे भी डायनामिक फंड बढ़िया है। तो डायनामिक फंड हैज अ हाईएस्ट शार्प रेशियो कंपेयर टू द ग्रोथ फंड, मीनिंग इट जनरेट बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न व्हाइल कैलकुलेटिंग द वोलेटिलिटी, कंसीडरिंग टोटल वोलेटिलिटी। तो टोटल वोलेटिलिटी को कंसीडर करते हुए बेस्ट रिटर्न डायनामिक कंपनी से है, तो डायनामिक फंड आपको इन्वेस्ट प्रेफर करना है। अब टेन्योर रेशियो के अंदर हम बात करते हैं तो शार्प रेशियो में टोटल रिस्क को कंसीडर करते हैं, जबकि टेन्योर रेशियो में हम सिस्टमैटिक रिस्क को कंसीडर करते हैं। तो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट अपॉन बीटा ऑफ पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास 20 माइनस 6 अपॉन बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना है 0.85, तो ये टेन्योर रेशियो आया। टेन्योर रेशियो से भी डायनामिक फंड में ज्यादा है, तो डायनामिक फंड आपका बेहतर माना जाएगा। तो डायनामिक फंड हैज हायर टेन्योर रेशियो। अब एडवाइस करना है विच फंड शुड बी प्रेफर्ड बेस्ड ऑन शार्प और टेन्योर। कंक्लूजन तो ये है कि डायनामिक फंड जो है वो आपको प्रेफर करना है। बाकी मैंने ये रीजंस आपको बता रखा है, ये आपको डिटेल में पढ़ लेना है, ठीक है, ये समझ लेंगे आप। तो इस प्रकार से आपको ये समझ आ गया कि डायनामिक फंड क्यों प्रेफर है, कि एक्चुअल रिटर्न भी बढ़िया दे रहा है, टेन्योर रेशियो में भी बेहतर है, शार्प रेशियो में बेहतर है। जब सब जगह बेहतर है तो डायनामिक फंड ही तो बेहतर है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है म्यूचुअल फंड का भी खत्म हो गया। अब अगला सवाल जो स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था वो हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से था। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से आपको पता है 2 सवाल आते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ना। मिस्टर रोहन अ पोर्टफोलियो मैनेजर इज इवेल्युएटिंग 2 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, स्टॉक ए एंड स्टॉक बी, to assess their performance relative to market risk. He wants to determine whether these securities are fairly priced based on their risk return characteristics. The following data has been collected. देखिए कोवेरियंस विद मार्केट आपको गिवन है, वेरिएंस ऑफ मार्केट आपको गिवन है, एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको गिवन है। निफ्टी यील्ड रिटर्न 15% का मतलब मार्केट का रिटर्न दे रखा है। एडिशनली ट्रेजरी बिल ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपए, कूपन रेट 6.75% पर एनम की दे रखी है, जिसकी करंटली मार्केट में ट्रेड कितना कर रहा है 108 रुपए पर। तो यहां से आप रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे।
सॉरी, सीएपीएम रिटर्न निकाल लेंगे। तो बीटा ऑफ ईच स्टॉक निकालना है, सीएपीएम रिटर्न ईच स्टॉक का निकालना है, और एनालाइज करना है ईच स्टॉक अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। चलिए, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, बिल्कुल आसान सा सवाल स्टूडेंट्स, ये आया था। चलिए अपन बताते हैं। सबसे पहले आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के बारे में मैंने बात करी, तो देखिए यहाँ पे 6.75% पर एनम दे रखा है, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, और जो करंटली ट्रेड कर रहा है वो 108 रुपए पे कर रहा है। तो 6.75 का रिटर्न 108 पर परसेंटेज टर्म में आ गया 6.25% रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। गिवन वेरिएबल में मार्केट रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न, वेरियांस आपको दे रखा है। अब देखो बीटा निकालना है। बीटा कैसे निकालेंगे? बीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? कोवेरियांस बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट अपॉन वेरियांस ऑफ मार्केट। तो को वेरियांस बिटवीन स्टॉक एंड मार्केट आपको यहां पर दे रखा है 0.20, सवाल में दे रखा है बेटा, 0.20 दे रखा है। और स्टॉक बी का भी आपको दे रखा है। वेरियांस ऑफ मार्केट भी सवाल में गिवन है, वेरियांस ऑफ मार्केट भी सवाल में गिवन है दोनों का। अब इसको डिवाइड दे करके आप निकाल लिया बीटा वैल्यू। अब इसके बाद सीएपीएम रिटर्न निकालेंगे। सीएपीएम रिटर्न का फॉर्मूला आपको पता ही, रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। तो रिस्क फ्री रेट आपने ऊपर अभी निकाल ही लिया, बीटा आपने निकाल ही दिया। मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न 15% गिवन है। कहाँ गिवन है बेटा? ये गिवन है, देखो ये रहा 15% का निफ्टी का रिटर्न दे रखा है आपको। इसमें से रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपने लेस किया, तो आपका ये है एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टॉक ए का आ गया। इसी प्रकार स्टॉक बी की बात करते हैं। रिस्क फ्री रेट दे रखा है, बीटा दे रखा है, आर एम माइनस आर एफ आपने किया, अकॉर्डिंगली ये वैल्यू आ गई। तो सीएपीएम रिटर्न से बेहतर कौन आ गया? स्टॉक बी आपका जो है हायर रिटर्न दे रहा है। अब आप एनालिसिस कर लो अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक ए के कार केस में एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% है, लेकिन जो कंपनी दे रही है वो सीएपीएम इतना है। तो जितना उम्मीद है उससे ज्यादा मिल रहा है, अंडर वैल्यूड है, और यहां पर कम मिल रहा है, ये ओवर वैल्यूड है। तो ये आपने कंपैरिजन कर लिया, कौन सा बेहतर है आपको समझ में आ गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आपको बस ये समझना है कि ये ग्रीन से क्यों लिखा मैंने, कि 17 का उम्मीद है पर दे 19 रही है, तो बढ़िया दे रही है ना ये, तो ये बढ़िया हो गई। ये उम्मीद थी 21 की, पर दे 20 रही है, तो काम खराब है। सीएपीएम क्या होता है? एक्सपेक्टेड रिटर्न। चलिए, मेरी बात समझ में आ गई, बिल्कुल आसान सी बातचीत थी, ये बात आपको मेरी क्लियर हो गई। तो बहुत आसान सा सवाल था, ये कंप्लीट करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, ये भी स्टूडेंट जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से पूछा गया सवाल है। तो चलिए स्टूडेंट पढ़ते हैं इस सवाल को भी। हाँ जी, देखिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2014 जीटा कंपनी लिमिटेड इज इन्वेस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ द फॉलोइंग टू कंपनीज। अल्फा मोटर्स लिमिटेड 800 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, परचेस कॉस्ट है 32,000। और बीटा वेयर हाउसिंग लिमिटेड जो है वो 5 रुपए का शेयर है, 1200 रुपए नंबर ऑफ शेयर, 1200 नंबर ऑफ शेयर है, परचेस कॉस्ट है 60,000। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 अल्फा मोटर लिमिटेड डिक्लेयर 30% डिविडेंड अगस्त 2024 में, वाइल बीटा वेयर हाउसिंग डिक्लेयर 40% डिविडेंड अक्टूबर 24 में। एज 31 मार्च 2025 द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स टू 43 फॉर अल्फा मोटर्स एंड 58 बीटा वेयर हाउसिंग। और ऑन 1 अप्रैल 25 को इन्वेस्टमेंट एनालिसिस प्रोजेक्टेड दैट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 अल्फा मोटर लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर अ डिविडेंड 80% वाइल बीटा वेयर हाउसिंग इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर डिविडेंड 100%। बेस्ड ऑन देयर रेस्पेक्टिव फेस वैल्यू द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस एंड देयर एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। तो इनकी एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस प्रोबेबिलिटी इनको दोनों की गिवन है। सिस्टमैटिक रिस्क आपको 1.5 और 0.5 दे रखा है, और रिस्क फ्री रेट आपको दे रखा है, मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। आपको निकालना एवरेज रिटर्न है पोर्टफोलियो का 24-25 को, एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो फाइनेंशियल ईयर 25-26 का निकालना है, और रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस ऑफ ईच स्टॉक बाय कैलकुलेटिंग टेन्योर रेशियो एडवाइस करना है जी जेटा कैपिटल लिमिटेड विच स्टॉक इज ऑफरिंग बेटर रिटर्न पर यूनिट ऑन सिस्टमैटिक रिस्क। तो ये आपको ये कैलकुलेट करना है। चलो, बिल्कुल आसान सा सवाल है, चलिए अब हम करना शुरू करते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए अल्फा मोटर लिमिटेड की 32,000 की परचेस कॉस्ट है और 800 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो उसकी इनिशियल परचेस प्राइस कितनी हो गई? 40 रुपए। और ये फेस वैल्यू पर 30% का डिविडेंड देगी। फेस वैल्यू 10 रुपए की और डिविडेंड कितना दे रही है? 30%। और डिविडेंड की कैलकुलेशन आपको मालूम है कि किस पर बनती है? फेस वैल्यू पर बनती है। तो स्टूडेंट ये आपके पास आ गई 3 रुपए। और ये मार्केट प्राइस जो है वो 2025 को ये आपको दे रखी है, आ, 1 मिनट, अल्फा लिमिटेड की मार्केट प्राइस आपको कितनी दे रखी है? हाँ जी, 31 मार्च 2025 को अल्फा लिमिटेड की जो मार्केट प्राइस है वो ईयर एंड पर दे रखी है 43 रुपए।
चलिए, तो यहाँ पर 43 रुपए की मार्केट इनिशियल प्राइस 40 थी, 43 की हो गई तो 3 रुपए का रिटर्न हो गया, 3 रुपए का डिविडेंड हो गया। 40 के कंपेयर में कितना परसेंटेज रिटर्न हुआ? 15% का। बीटा वेयर हाउसिंग के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर डिविडेंड है 2 रुपए का। कहाँ दे रखा? देखो ये दे रखा, 2 रुपए का डिविडेंड दे रखा है ना यहाँ पर। 40% है तो 5 रुपए का 40% निकाल लो आप, कितना रुपए आ गया? 2 रुपए। 60,000 की परचेस कॉस्ट है, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड दोगे तो इनिशियल परचेस कॉस्ट अगर ईयर एंड की प्राइस आपको दे रखी है तो 8 रुपए। कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड के रूप में रिटर्न मिलता है, अकॉर्डिंगली आपने निकाल लिया 20% का रिटर्न आपको बीटा वेयर हाउसिंग लिमिटेड दे रही है। तो सबसे पहला कैलकुलेशन स्टूडेंट पूछा गया था कि आपसे रिटर्न कैलकुलेट करना है। अब एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न निकालना है। तो देखें, अल्फा लिमिटेड की जो करंट मार्केट प्राइस है अगले साल के लिए वो 43 रुपए हो गई। अच्छा, एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो है वो फेस वैल्यू का 8%, 80% है अगले साल। देखो नेक्स्ट ईयर क्या बोलता है, फाइनेंशियल 25-26 में डिविडेंड 80% का डिक्लेयर करेंगे, बीटा लिमिटेड 100% का। तो पहले तो अब अल्फा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 44 रुपए की एक मार्केट प्राइस क्या रह सकती है रेंट पे? 44 को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, 48 को करो, 50 को करो। तो ये करने के बाद एक्सपेक्टेड प्राइस निकाली आपने 47.4, इनिशियल कितनी है? 43 अगले साल। नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट ईयर में 40 थी, 43 हो गई। तो अब सेकंड ईयर के लिए इनिशियल मार्केट प्राइस कितनी हो गई? 43। अब और ईयर एंड पे कितने हो गए? 47.4। और 8 रुपए का डिविडेंड हो गया, तो ये रेट ऑफ रिटर्न आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे 58 है, 5 रुपए का डिविडेंड है और ईयर एंड प्राइस 60 रुपए हो गई, तो कैपिटल एप्रिसिएशन निकाल लिया, प्लस 5 का डिविडेंड है तो परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न निकाल लिया। बिल्कुल आसान सी बातचीत थी। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न बीटा वेयर हाउसिंग लिमिटेड का भी आपने स्टूडेंट्स निकाल लिया। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। अब इसके बाद यहां पर एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न निकालना है। पोर्टफोलियो का मतलब टोटल दोनों कंपनीज का मिला करके। तो देखो, मार्केट वैल्यू की बात करते हैं तो इनिशियल मार्केट वैल्यू अल्फा की 800 इंटू 43 के हिसाब से निकाला, इसको 1200 इंटू 58 के हिसाब से निकाला, टोटल वैल्यू 1,04,000। वेट प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल लिया आपने। एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको दे रखा है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न को उसके वेट से मल्टीप्लाई किया, एक्सपेक्टेड रिटर्न को उसको वेट से मल्टीप्लाई किया, दोनों को जोड़ दिया, तो ये आपका टोटल वेटेड एवरेज रिटर्न निकल के आ गया 17.96%। इसके बाद आपको ट्रिन्योर के आधार पर एडवाइस करना था, तो ट्रिन्योर में बीटा वैल्यू से हम डिवाइड देते हैं। तो जो भी आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न को जो भी निकाला आपने, कितना निकाला? 28.84 को रिस्क फ्री रेट से लेस करेंगे और बीटा वैल्यू से डिवाइड दे देंगे। बीटा वैल्यू आप बोलेंगे बेटा कहां से आई, तो यहाँ पर सवाल में दे रखी है 1.5 और 0.5। और रिस्क फ्री रेट स्टूडेंट दे रखा है 8% का। तो यहाँ पर आपने 8% का दे रखा है, ये एक्चुअल रिटर्न आपने निकाल ही लिया, बीटा वैल्यू दे रखी है, अकॉर्डिंगली आपने टर्नओवर रेशियो निकाल लिया। टर्नओवर रेशियो अल्फा का ज्यादा है तो अल्फा लिमिटेड इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर मानी जाएगी। कितना आसान सवाल था, बिल्कुल आसान सा सवाल था स्टूडेंट, आपको ये हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस प्रकार से पोर्टफोलियो के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब अगला सवाल है जो है वो डेरिवेटिव से स्टूडेंट्स आया था। मैंने आपको इस बार कहा था कि आपको फ्यूचर्स या ऑप्शंस में से कोई एक मिलेगा, इसके अलावा आपको स्वैप एंड स्वैप्शन से सवाल मिलेगा। तो बिल्कुल आसान सा स्वैप एंड स्वैप्शन का सवाल भी आया था। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टूडेंट डेरिवेटिव के फ्यूचर्स का जो सवाल आया था, पोर्टफोलियो फ्यूचर्स का मिक्स था, अपन उसको करेंगे। देखिएगा, देखिए जेंजी कैपिटल लिमिटेड होल्ड अ डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो वर्थ 250 करोड़ with a beta 1.35 related to the Nifty 50 index. The portfolio has a correlation of 0.50 with the Nifty 50 index, and the company expect high beta stock to increase the overall beta to 1.50 during the hedge period. The company planned to hedge 100% of its market exposure using Nifty future over the next 6 months. The current Nifty 50 index value 19,300 and the 6-month Nifty future price 19,250 पॉइंट्स विद द कॉन्ट्रैक्ट साइज 200 यूनिट का दे रखा है। कंपनी एंटिसिपेट करती है मार्केट डिक्लाइन करेगा 4% से ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ, और रिक्वायर्ड क्या है? असेस द नंबर ऑफ निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नीडेड टू हेज द पोर्टफोलियो। कितने निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप लेंगे हेज करने के लिए? एनालाइज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बाय हेजिंग निकालना है। और इफ निफ्टी 50 इंडेक्स इंक्रीज 19,350 पॉइंट ओवर द सेम पीरियड एंड द एडजस्टेड बीटा विद कोरिलेशन 1 is 150, the number of contract will be same as calculated in part, assess expected profit or loss by hedging के थ्रू आपको निकालना है। बिल्कुल देखिए आसान सा सवाल है, इसी टाइप के सवाल एग्जाम में हमेशा से आते हैं। तो चलिए अपन करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन गिवन के बात करते हैं क्या क्या दे रखा है। देखो देखो सबसे पहले आपको दे रखा है 250 करोड़ की इन्वेस्टेड पोर्टफोलियो वैल्यू है, टारगेट बीटा 1.50 का दे रखा है जो हमको पहुंचाना है। और इसके अलावा जो एक मिनट,
टारगेट बीटा 1.50 दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा हमको करंट निफ्टी 50 इंडेक्स फ्यूचर के पॉइंट्स दे रखे हैं 19,300 और 6 मंथ के बाद के दे रखे हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइज 200 यूनिट का दे रखा है। सबसे पहले नंबर ऑफ निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नीडेड टू हेज द, कितने कॉन्ट्रैक्ट लेने पड़ेंगे। तो देखो 250 करोड़ को हेज करना है, 1.50 आपका टारगेट बीटा है, डिवाइड बाय एग्जिस्ट, आपको 6 महीने बाद का जो निफ्टी फ्यूचर प्राइस है 19,250 है, कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट में 200 यूनिट ट्रेड होंगे। अकॉर्डिंगली आपने ये वैल्यू निकाली, कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको बनाने पड़ेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये लगभग 974 कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आ गए। कंपनी नीडेड 974 50 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, 974 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को बनाने पड़ेंगे। अगर मैं स्पॉट प्राइस के बेसिस पर कैलकुलेट करता हूं तो 972 कॉन्ट्रैक्ट बनाने पड़ेंगे। चलिए, अब एनालाइज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लॉस बाय हेजिंग के थ्रू कितना प्रॉफिट लॉस हुआ इसको देखते हैं। देखो आप, अब इसको बड़े ध्यान से देखना आप। देखो कंपनी एंटिसिपेट करती है कि मार्केट डिक्लाइन कितना कर रहा है। देखो, मार्केट डिक्लाइन के बारे में बोला हुआ है 4% से ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ जो है मार्केट डिक्लाइन करेगा। तो देखना ध्यान से। तो कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस आपको निकालनी है। तो जो अभी करंट प्राइस चल रही है, करंट प्राइस स्टूडेंट कहाँ चल रही है देखो बताता हूं मैं। करंट प्राइस अभी चल रही है, जो है ये रही 19,300 करंट कर चल रहा है, और 6 मंथ के बाद का 19,250 है। तो करंट जो है वो 4% डिक्लाइन करके 18,528 पॉइंट्स पर बंद होगा। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो शॉर्ट पोजीशन है वो आपको दे रखा है 19,250, और जिसकी बाइंग रेट फाइनल स्पॉट प्राइस जो है 18,528 पॉइंट्स की मैंने यहां पर निकाली है। अच्छा, तो प्रॉफिट पर यूनिट कितना हो गया, 722 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। 974 कॉन्ट्रैक्ट 200 यूनिट्स के मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन आ गई। अच्छा, अब देखिए आगे की बात। हाँ जी, तो यहां पर ये बात इसने यहां पर ये बोली हुई है, देखो 1 मिनट। हाँ जी, तो ये 18,528 पॉइंट में एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट रहेगा। इसका मतलब ये अगर मार्केट डिक्लाइन होता है तो इतने पॉइंट्स पर आएगा। तो कितनी गिरावट आ गई, 722 पॉइंट की। 974 कॉन्टेंट 200 से मल्टीप्लाई किया तो इतना प्रॉफिट बन रहा है। अब कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट लॉस ऑन अनहेज पोर्टफोलियो पर। तो मार्केट में 5-4% से मार्केट गिरेगा, बीटा वैल्यू 1.50 है। ओवरऑल परसेंटेज चेंज आएगा 6% का। तो 250 करोड़ में 6% का चेंज आया तो 15 लाख का लॉस हो गया, इतने का प्रॉफिट हो गया। इतने का प्रॉफिट है, इतने का लॉस है, तो नेट पोजीशन आपकी लॉस में कन्वर्ट होगी, जो कि 93 लाख 53,54,400 का नेट लॉस कहलाएगा। चलिए, तो इसका मतलब आपने काफी हद तक जो 15 करोड़ का लॉस था उसको आपने 93 लाख के लॉस तक हेज कर लिया, यानी काफी हद तक आपने हेज कर लिया। अब बात करते हैं एसेस द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लॉस। निफ्टी इंक्रीज हो जाएगा अगर 19,350 पॉइंट पे, तो क्या होगा। देखो इनिशियल प्राइस ये चल रही है, फाइनल प्राइस ये है, यानी कि इंक्रीज हो जाए। देखो ये दे रखा, अगर इंक्रीज हो जाए 300 से 350 आ जाए तो चेंज क्या आएगा। तो यहां पर मैंने बात करी साहब 19,250, सॉरी गलत बोल गया मैं। आपका 6 महीने के बाद की जो प्राइसिंग है 19,250 है, 19,350 का मतलब ये इंक्रीज हो जाए तो कितना पॉइंट इंक्रीमेंट आया, 100 पॉइंट्स का लॉस हुआ स्पॉट मार्केट के अंदर, शॉर्ट सॉरी फ्यूचर मार्केट के अंदर। 974 कॉन्ट्रैक्ट में 200 यूनिट से मल्टीप्लाई करके इतना लॉस आ गया। और अकॉर्डिंगली अगर अनहेज, अगर हम हेज नहीं करते तो बेटा 350 से 19,300 के बीच के डिफरेंस को आप परसेंटेज टर्म में निकाल लिया, अकॉर्डिंगली 250 करोड़ में अपने लॉस एडजस्ट किया तो इतना गेन आ गया। तो नेट पोजीशन फिर भी आपकी लॉस की बनेगी, लेकिन यहाँ पर लॉस क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो इफ निफ्टी इंक्रीज होती है तो एक्सपेक्टेड आउटकम हेजिंग द नेट लॉस इतना। तो अगर निफ्टी इंक्रीज होता है तो कितना हेज करेंगे, और निफ्टी अगर डाउन होता है तो कितना हेज करेंगे, ये हमने दोनों कैलकुलेशन बना ली। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि हमारा जो है स्वैप एंड स्वैप्शन से आया हुआ सवाल था। चलिए पढ़ लेते हैं। एक्स ई बी लिमिटेड एंड यॉन लिमिटेड want to raise 50 million US dollar each. They have been offered the following rates per annum. दोनों कंपनियों की फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट दे रखी है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट दे रखी है। 50 मिलियन के दोनों को फंड रेज करना है। बैंक बी कमीशन 0.2% मीडिएटर है जो इनके बीच में स्वैप कराएगा। फुल्ली बोर्न बाय यॉन, इसका मतलब बैंक बी का कमीशन जो है सारा पैसा यॉन लिमिटेड लेगा। इस
arranging the interest rate swap between XEB and YON. XEB wants to floating rate and YON wants to desired rate, दोनों की दे रखी है. Design assess the payable and receivable on the swap in percentage given that benefits after commission are shared between XEB and YON in the 60-40. Assess what will be the effective rate of interest payable, दोनों की effective rate कैलकुलेट करनी है, और how much dollar does each save per annum due to swap की वजह से कितना सेव किया. चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज पार्टी के बारे में. तो फिक्स्ड रेट में जो है बेनिफिट किसको है, XCB को, और फ्लोटिंग में भी बेनिफिट किसको है, XCB को. तो एब्सोल्यूट एडवांटेज पार्टी जो है वो XCB है. और कितना बेनिफिट सबसे ज्यादा हो रहा है, फिक्स्ड में बेनिफिट हो रहा है तो XCB के लिए फिक्स मार्केट हो गया, यॉन के लिए जो है फ्लोटिंग मार्केट हो गया. अकॉर्डिंगली हम स्वैप कराएंगे. स्वैप कराने से जो आपको टोटल गेन निकल के आएगा वो 0.83% का निकल के आएगा दोनों के बीच में. और बैंक बी का कमीशन जो है वो लेस कर दिया, बाकी जो बचा उसको आपने 60-40 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब उनकी इफेक्टिव रेट अगर आपको निकालनी है तो जो XCB है उसकी डिजायर्ड थी फ्लोटिंग की, लेकिन उसका जो गेन परसेंटेज है वो आप लेस करेंगे, अकॉर्डिंगली इसकी रेट आ गई. और यॉन की डिजायर्ड जो है वो फिक्स रेट की थी, जिसमें से आप गेन एडजस्ट करेंगे तो इसकी रेट आ गई. तो ये बात समझ में आ गई. इसके बाद स्वैप डील डिजाइन करके भी आप इसको बना सकते हैं. तो ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से आपको बता दिया. डिजाइन असेस पेबल एंड रिसीवेबल ऑफ द स्वैप के बारे में बात कर लेते हैं. तो जो XCB है वो एक्सटर्नल मार्केट को कितना पे करेगी और स्वैप के थ्रू कितना पे करेगी, रिसीव कितना करेगी, नेट इफेक्टिव कॉस्ट कितना रहेगा, और इक्वेशन के थ्रू जब हम सॉल्व करेंगे तो आपकी इफेक्टिव रेट निकल के आ जाएगी. सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी निकाल लेना है. और हाउ मेनी डॉलर ईच सेव पर एनम ड्यू टू स्वैप की वजह से कितना सेव हुआ, तो यहाँ पर इसने 0.378 की सेविंग करी है. देखो ये दे रखा 0.378% की, और इसकी 0.252% की है. तो अकॉर्डिंगली आपने एक्सपोजर अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतने डॉलर पर एनम दोनों की सेविंग हो गई ड्यू टू स्वैप करने की वजह से. इसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो फॉरेक्स का क्वेश्चन है. फॉरेक्स के क्वेश्चन के अंदर क्रॉस एक्सचेंज रेट और आर्बिट्रेज प्रॉफिट का एक सवाल था और एक आपका मनी मार्केट हेज का सवाल था. तो चलिए स्टूडेंट अब इसमें बात कर लेते हैं. सबसे पहले बात करता हूं मैं सेवेंथ के ए पार्ट पर. देखिए ये बोलता है अपेक्स ग्लोबल लिमिटेड इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज रिव्यूइंग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कोटेशन टू ऑप्टिमाइज इट्स करेंसी कन्वर्जन डिसीजन. मिस्टर करण CFO ऑफ द कंपनी एनालाइज द प्रिवेलिंग टू वे कोट स्पॉट एक्सचेंज रेट. आपको $1 बराबर रुपया दे रखा है, €1 बराबर आपको डॉलर दे रखा है, और €1 बराबर इतने रुपये के दे रखा है. कंपनी को यूरो रिसीवेबल इतना दे रखा है. असेस क्रॉस एक्सचेंज रेट ₹1 बराबर आपको यूरो के निकालना है. तो यूरो और INR के बीच में आपको बिड आस्क कैलकुलेट करनी थी. एनालाइज द आर्बिट्रेज प्रॉफिट लॉस इफ एनी अराइजिंग द कन्वर्टिंग इनटू यूरो रिसीवेबल इनटू INR. पहले तो क्रॉस एक्सचेंज रेट निकाल लेते हैं. तो देखिए क्रॉस एक्सचेंज रेट यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करी है, ये आपकी €1 बराबर इतने रुपए के आ गई. तो ये जो है ये तो सारी क्रॉस एक्सचेंज रेट जो है वो बहुत नॉर्मल तरीके हैं, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वैसे भी देख कर सकते हैं, और इसके 2-3 तरीके होते हैं वैसे भी कर सकते हैं. तो ये €1 बराबर कितने रुपीस के हैं ये निकल करके आ गया. चलिए बिड और आस्क मैंने कैलकुलेट कर ली. नेक्स्ट आगे की बात. अब आर्बिट्रेज प्रॉफिट ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है. देखो यूरो रिसीवेबल कितना दे रखा है, 1 करोड़, सॉरी 10 लाख का यूरो रिसीवेबल है. तो आर्बिट्रेज प्रॉफिट और लॉस में अराइजिंग कन्वर्टिंग इनटू यूरो रिसीवेबल इनटू INR. और assume that after 3 month फॉलोइंग फॉरवर्ड रेट प्रिवेल कर रही है मार्केट में इतनी. एनालाइज वेदर INR हैज एप्रिशिएटेड और डेप्रिशिएटेड, ये भी आपको परसेंटेज टर्म में निकालना है. चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुने. डायरेक्ट कोटेशन आपको €1 बराबर हाउ मेनी रुपीस ये दे रखा है. बिड रेट हमको पकड़नी है आर्बिट्रेज प्रॉफिट के लिए. मार्केट में बिड रेट कितनी है, 95.20. अकॉर्डिंगली INR रिसीवेबल इतना है अगर हम सेल करते हैं यूरो को. और क्रॉस करेंसी कन्वर्जन का अगर हम आर्बिट्रेज रूट के थ्रू जाते हैं तो ये जो $, यूरो के बीच में कनेक्शन दे रखा था वहां से रेट कोटेशन मैंने निकाली है, और अकॉर्डिंगली ये कन्वर्ट कर लिए मैंने इंडियन रूट के थ्रू. तो ये आ गई 97 करोड़, इस तरीके से अमाउंट आ गया. अब दोनों के बीच में आर्बिट्रेज प्रॉफिट हमने डिफरेंस अमाउंट से कैलकुलेट कर लिया और कंपनी का आर्बिट्रेज प्रॉफिट निकाल लिया. बस यही मेन चीज थी. इसके बाद एनालाइज करना है वेदर INR हैज एप्रिशिएटेड और डेप्रिशिएटेड. तो ये जो प्रीमियम और डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला मैंने बता रखा है उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे. फॉरवर्ड रेट स्पॉट रेट अपॉन स्पॉट रेट इनटू 100, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप कन्वर्ट कर लेंगे.
ये एनुअल परसेंटेज की बात नहीं है, क्योंकि एनुअल रेट आपको दे रखी है, तो एनुअल रेट ही निकल के आ जाएगी। चलिए, ये आप निकाल लेंगे, बड़ी आसान सा क्वेश्चन था। ये पूरा सॉल्यूशन मैंने स्क्रीन पर रखा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो क्या है। आखिरी क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये है ओरियन टेक्नो एक्सपोर्ट लिमिटेड, an Indian multinational company engaged in importing precision components from Japan and exporting finished goods to the United States. It's exposed to foreign exchange rate risk due to the international operation. The company is required to make a payment of 600 million yen to its Japanese supplier and is also expecting to receive $12 million from its US customer, both payable and receivable respectively after a period of 3 months. In order to evaluate suitable hedging strategy, the Chief Financial Officer, Mr. Nitin, has gathered the following information from the foreign exchange market. The current spot exchange rate are quoted, ये दे रखी है, US डॉलर इतनी दे रखी है, और 3 महीने की फॉरवर्ड रेट भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आगे की बात क्या है। Further, the company assess international money market where the borrowing and lending interest rate in follow Indian rupee, the rate of interest 8%, lending and current Indian borrowing rate 9% for US dollar. The borrowing and lending rate आपको दोनों की given है, Japanese yen borrowing lending rate आपको given है। एनालाइज करो फॉरवर्ड मार्केट हेज वर्सेस मनी मार्केट हेज, ये पेबल एंड एडवाइस विच इज रिकमेंडेड, एंड फॉरवर्ड मार्केट हेज और मनी मार्केट हेज फॉर द डॉलर रिसीवेबल एंड एडवाइस विच वन इज रिकमेंडेड। तो एक तो क्या मैंने बोला येन पेबल है, और दूसरा मैंने बोला डॉलर रिसीवेबल है, तो दोनों को हेज करके बताना है। देखिए यहाँ पर मैंने बात करा गिवन डेटा आपको क्या दे रखा है। सबसे पहले बोलता है साहब 600 मिलियन येन आपका पेबल है और 12 मिलियन डॉलर रिसीवेबल है, और एक्सचेंज रेट दोनों के केस में बिड और आस्क आपको दे रखी है, स्पॉट और 3 महीने के बाद की फॉरवर्ड रेट। इंटरेस्ट रेट आपको अलग अलग गिवन है, टाइम पीरियड आपको 3 महीने का गिवन है। अब एनालाइज करना है फॉरवर्ड मार्केट हेज और मनी मार्केट हेज फॉर द येन पेबल के लिए। तो फॉरवर्ड मार्केट हेज में बात करते हैं, तो आपने आज ही रेट फिक्स कर ली, ये फॉरवर्ड रेट की इन्फॉर्मेशन ऊपर दे रखी है उसके आधार पर। तो फॉरवर्ड रेट की इन्फॉर्मेशन आपको 3 महीने के बाद की दे रखी है, तो अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करके आपने निकाल लिया। मनी मार्केट हेज में सबसे पहले ये स्टेप वाइज हम सॉल्व करते हैं, और ये आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, इतनी अमाउंट की आ गई। तो यहाँ पर कौन से केस में पेबल अमाउंट ज्यादा है, इस केस में, तो इसका मतलब आप जो है द मनी मार्केट is recommended for the yen payable because it result lower cash outflow saving the company इतने। तो यहाँ पर जो हाइयर कैश आउटफ्लो है वो आपके फॉरवर्ड मार्केट में है, मनी मार्केट में कम है, तो हम पेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मनी मार्केट हेज ऑप्शन को रिकमेंड करेंगे। और दूसरे केस में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप सेम कैलकुलेशन बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको रिसीवेबल जो है इतना है और यहाँ पर रिसीवेबल इतना है, तो ज्यादा रिसीवेबल फॉरवर्ड मार्केट हेज में है, तो फॉरवर्ड मार्केट हेज को अपन प्रेफर करेंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से मैंने ये सवाल भी आपको बताया। इसके बाद 8th क्वेश्चन स्टूडेंट जो है ये सारा थ्योरेटिकल था, जिसके अंदर आपको डिजिटल फाइनेंस का एक सवाल मिला था, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के बारे में पूछा गया था, और सिक्योरिटाइजेशन का एक सवाल था। तो ये सवाल जो है आप लोग जो है थ्योरेटिकल तो अपने हिसाब से खुद ही भी चेक कर सकते हैं। ये मैंने एक कंप्लीट पेपर के सॉल्यूशन के बारे में बातचीत करी है, और ये जो है आप सॉल्यूशन मैंने जो बना रखे हैं, आप स्क्रीन को पॉज करके अपने सॉल्यूशन को देख भी सकते हैं। जो मैंने बताया सटीक आंसर्स हैं, और कोई भी अगर आपको डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर इसमें ये चीज समझ में नहीं हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपका जो पेपर है वो अच्छा गया होगा, और बढ़िया, ये आसान सा पेपर मेरे हिसाब से बहुत आया था। कोई एक आध क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि ऊपर नीचे हो सकता है, शायद आपको फ्यूचर्स वाले में हो सकता है, या फॉरेक्स वाले का कोई एक आध सवाल में आपको दिक्कत आई लगी हो, या एक आध क्वेश्चन आपको पोर्टफोलियो वाले सवाल में दिक्कत लगी हो, बाकी तो लगभग सारे सवाल बिल्कुल आसान थे। तो इस तरीके से हमारा ये पेपर, मैं कहूँगा कि एवरेज और हार्ड के बीच का कह लें, मतलब एवरेज ही कह लें, मतलब बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं कहूँगा, एवरेज पेपर कह लें, एवरेज पेपर था। तो ये सारा क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। तो आज के हमारे इस सेशन में इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।